Assalamu alaikum everyone and welcome to another edition of the Ziauddin Faculty of Law, Politics and Governance podcast. This is your host Ali Hassam Al-Haq, Director for the Center for Law and Technology. And with me today is the wonderful Dr. Khalid Hayat, whose name needs no introduction. However, I will give a brief introduction. Dr. Khalid Hayat is a PhD in law. He's a research scholar. He's the chief editor of the Journal for Law, Politics and Governance, and he is an advocate of the Supreme Court, and he is also the former vice president of the Sindh High Court Bar Association. Dr. Khalid, thank you so much for being here. Thank you, आपने Thank वक्त you very much. निकाला. Assalamu alaikum to all our listeners. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर खालिद, आज ऑफ कोर्स हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक एंड ऑफ कोर्स वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली लॉयर्स इन द जुडिशरी बट ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, which is, as we all know, the recent 26th amendment to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. तो अब ऑफ कोर्स हम लोग देख रहे हैं ख़बरों में भी एक स्पेसिफिक किस्म का एक नैरेटिव हम देख रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में हम स्पेसिफिक नैरेटिव देख रहे हैं. लेकिन इन सारी गुफ्तगू में जाने से पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए कि ये 26वीं तरमीम है क्या, इसमें चेंजेस क्या हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो मेनली सर, could you please let the audience know what the main changes are? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अली साहब, पहले चीज़ हमें तो ये समझनी है कि ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट किस चीज़ में होने जा रही है. आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ आईन पाकिस्तान 1973 का है. आइन एक तरह का वो कानून है जिससे पूरा मुल्क रन होता है, जिसके अंदर उसके तमाम ऑर्गन्स, इंस्टीट्यूशंस की पूरी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई होती हैं. और ये वो आइन है जो कि जिसके अंदर ही ख़ुद इसके अंदर अमेंडमेंट का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है. और बात यह है कि जो आज हम जिस चीज़ पे बैठ के डेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. यानी उस आइन पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कुछ तरामीम की गई हैं जिनका नाम बाकायदा इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए लेके आए हैं ये लोग. अब हमें देखना ये है, क्योंकि देखिए नौइयत क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की. ये आपको पता है कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वी बीइंग अ कॉमन लॉ की जब हम बात करते हैं तो कॉमन लॉ नॉर्मली हम लोग इंग्लैंड, ब्रिटिश जो कॉलोनी थी वहाँ से हमें डिराइव हुआ है. और हमारा पूरा का पूरा जो निज़ाम कानून है, जिसका जो माखज़ है, वो सब का सब कॉमन लॉ पे बेस करता है. बिल्कुल ऐसे. उसका ये फंडामेंटल कार्डिनल प्रिंसिपल है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर. अब जब हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, मीनिंग देयर बाय every institution has to function with its own limits and boundaries. हमारे यहाँ इस कॉमन लॉ के ज़रिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस मेन होते हैं जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में दे रिवॉल्व अराउंड इट. नंबर 1 इज़ एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 इज़ पार्लियामेंट एंड नंबर 3 इज़ द जुडिशरी. ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये बताया जाए हमारे पास जो तरमीम होने जा रही है बेसिकली इन ऑर्गन्स के पावर्स के मुतल्लिक है, एक दूसरे के ओवरलैप के मुतल्लिक है. एक दूसरे की कोशिश ये है कि किसी तरह कोई हमारे घर में, हमारे कमरे में ना आए और हम दूसरे कमरे में भले जाते रहें. आईन पाकिस्तान ये कहता है, जो इसके फ्रेमर्स थे, ये बात मैं आपको बताता चलूँ, जो आइन पाकिस्तान है 1973 है, ये सबसे पहला इस वक्त अप्रूव डॉक्यूमेंट है. इससे पहले भी 2 कवानीन, 2 आइन आ चुके थे, वो आपको भी पता है. हम यहाँ पे कभी फिर दोबारा किसी चीज़ पे पॉडकास्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह रही है. तो 73 के अंदर तमाम इकाइयों को एक्सेप्टेबल एक आइन बना के पेश किया गया. उसके अंदर अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएँ तो बड़ी डेलिब्रेशन हुई. कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इसमें 2 राय हैं लोगों की. बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स या सीनियर लॉयर्स जो कि इंडिपेंडेंस के हक में हैं, वो ये कह रहे हैं दैट इज़ द जुडिशरी सेंट्रिक लेजिस्लेशन. अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो ये एक्ट है, ये है क्या. एक्चुअली शुरू में ये बिल पेश हुआ. इस बिल के अंदर 22 क्लॉजेस थे नेशनल असेंबली. आपको ये पता होगा कि हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि हाउ द बिल इज़ ओरिजिनेटेड.
पहले ये बिल बना, कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव करने के बाद नेशनल असेंबली में गया, 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि मैं आइन की अमेंडमेंट में यहाँ जो बाद में आपको बड़े पुरजोर अल्फाजों में बताता चलूँ कि आइन पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेज़ है कि कोई भी अपनी मन मर्जी से अमेंडमेंट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जो कि कानून साज इदारा जिसको मजलिस शूरा कहा गया है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से ली जाएगी, तब जाके अमेंडमेंट होगी। कैबिनेट ने अप्रूव किया क्योंकि रूलिंग कोalition हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको सजेस्ट किया। फिर उसके बाद ये नेशनल असेंबली में गया, सेनेट में गया, सेनेट के बाद फिर सब्सिक्वेंटली नेशनल असेंबली में गया। ये बाद में हम लेटर पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अब 22 क्लॉजेस में आप देखें, एनालाइज करें, जो मेजर जो आर्टिकल है वो 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर हम इसको बुलेट पॉइंट में अगर कहें कि डॉक्टर साहब ये क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ। नंबर 1 टॉपिक हम इसको दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। नंबर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। नंबर 3 one another commission was created with the name of the Judicial Commission of Pakistan, comprising of various people from government as well as from the opposition। ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्राइटेरिया दिया गया क्या, when so far the appointment of the Supreme Court judges is concerned, the commission would be comprising of the 14 members, whereas for the appointment of the High Court judges, the member would be comprising of 17 मेंबर्स। तो अब इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट की बात की गई है, और सबसे मज़े की बात यह है कि जो 199 का जुरिस्डिक्शन है हमारे पास, आइनी इख्तियार जो दायरा समात है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन आइन पाकिस्तान की 2 क्लॉजेज हैं जिसके ज़रिए वो अपनी दायरा समात, यानी कि अंग्रेज़ी में जिसको जुरिस्डिक्शन कहते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। 185 और 199 इन दोनों को इन्होंने अमेंड किया। उसके अंदर जो ख़ासकर पावर थी उसको उन्होंने कुछ उसके ऊपर कदोगन लगाई, हयूद कयूद बाउंड सेट किया, जिसके ऊपर हमारे पास वर्जन 2 तरह के आ रहे हैं। एक वर्जन ये आ रहा है कि नहीं जी ये एक्सेप्टेबल है हमें, दूसरे कह रहे हैं कि जिन्होंने ये बनाने वाले हैं, जो अमेंडमेंट करने वाले हैं, जो इस हक में थे, वो कहते हैं कि ये ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रांसग्रेशन है, ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअली यू आर इंटरफेयरिंग इनटू द डोमेन ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी। तो अब हम देखते हैं ये है क्या। नो एब्सोल्युटली, एंड जो आपने ये बात की ना कि इंटरफेयरिंग इन द डोमेन ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी, इस पे मैं एक बात आई वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी प्रीएम्बल में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि वेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड। इंडिपेंडेंस का वर्ड और सिक्योर्ड का वर्ड 2 वर्ड जिस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब ये जो आपने जैसे अब फरमाया कि कमेटी जो कमीशन उन्होंने बनाया है, अब इस कमीशन की जो है वो इट्स कंप्राइज्ड बेसिकली ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, 1 लॉयर फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी एंड 7 एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि ऑलरेडी मेजॉरिटी में इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या आया ये ऐसी एक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस कमीशन, does it abide by this preambulatory clause of the constitution जहां independence of the judiciary is being secured? मुझे अली साहब यहाँ देखें ना, ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हमें देखना ये है, एक कमीशन बैठा हुआ है, उस कमीशन में आप अदलिया का एक सतून है, एक अदलिया की पावर्स को एक्सरसाइज या उसके बंदों को अपॉइंट करने जा रहे हैं। 4 क्या, मैं कहता हूँ कि अगर आप 5 भी रख लें, उन 6 जो दूसरे लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सामने आप माइनॉरिटी में चले गए। ऐसा ही है अभी करंटली, दैट्स हाउ इट इज, 5 मेंबर्स और ऑफ जुडिशरी। जब वो माइनॉरिटी में चले गए, आप बैठे ये फील कर रहे हैं कि जनाब हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज ये लोग हैं, हमारे रिकमेंडीज ये लोग हैं, तो डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंस माइंड के साथ इम्पार्शियलिटी से कैसे डेलिब्रेशन करेंगे और वहाँ पे अपना व्यू पॉइंट देंगे। अगेन एंड अगेन अगर वो 5 किसी 1 पेज पे आके भी अपना कंसेंसस डेवलप करके फेवर में एक नॉमिनी के फेवर में चले भी जाते हैं, मगर वो ओवर रूल हो जाएगा, जो कि मेजॉरिटी व्यू हैं इस वक्त बैठे हुए हैं,
और यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे हमेशा यही रही है, मफादात की जंग है, डेफिनेटली होता है, सिलसिले आ जाते हैं। वो चेक एंड बैलेंस फिर कहाँ रहा, क्या चीज़ थी? अगर आप सवाल ये पैदा होता है कि जनाब क्या हल था इसका, कि क्या ये ज़रूरी था कि 26वीं तरमीम हम करके आइन को हम उसके अंदर इसको कंट्रोल को जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए। बुकला और ख़ासकर बार के रिप्रेजेंटेशन ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इस वक्त कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी के अंदर एक कंट्रोल जुडिशरी इन लोगों ने बना दी है। अब ये डेफिनेटली एक उन्होंने बात कही है और इससे तो परसेप्शन यही जा रहा है कि आपने किसी तरह इन वन वे और दी अदर आपने जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें, So if I may sir, on this point आपने जो बात ये की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बारे में भी बड़ा एक डिस्कशन चल रही है आजकल। वो ये कि नाउ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो एक जुरिस्डिक्शन थी, जैसे आपने कहा आर्टिकल 184(3) के तहत, 199 के तहत, जिस पे ये कॉग्निजेंस ले सकते थे ह्यूमन राइट्स मैटर्स पे भी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे भी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस बिफोर द हाई कोर्ट एंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ही फाइल होती थी, जो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स हैं, उसका रिलीफ भी लोग इन्जॉय करते थे। बिकॉज मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस का पॉइंट है, इट्स टू गेट समथिंग, गेट अ फेवरेबल ऑर्डर और डिक्लेरेशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, एसेंशियली उसका ये मकसद है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जा रही हैं स्पेसिफिकली विद इन अ स्पेसिफिक हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, इसकी अपॉइंटमेंट्स भी इस कमीशन के हाथ में अगर हैं ये इख्तियार, तो इजंट इट एग्जैक्टली लाइक कि आप एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कंप्लेंट लेके एग्जीक्यूटिव के पास ही जा रहे हैं? ट्रू, बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है। देखिए पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पूरी कौम, खासकर काफ़ी लीगल फ्रेटर्निटी और हमारी बार एसोसिएशन और आम आदमी को भी ये नहीं पता था कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने क्या जा रही है। अगर आप ये देखें, एनालाइज़ करें हमारे तकरीबन कुछ 1 महीने के अखबारात को, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन के आया है, दैट इज़ द 4th ड्राफ्ट। इससे पहले भी 3 मुख्तलिफ के ड्राफ्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, लोगों ने देखा, चेक किया, तो आपने खुद ही श्राउडेड इन मिस्ट्री, सीक्रेसी के ज़रिए आप लोगों ने लोगों को दूर रखा, डेलिब्रेशन नहीं हुई। अब देखें इतना बड़ा एक ओवरहॉलिंग आप करने जा रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन में, उसका बेसिक ड्राफ्ट ही आप लोगों को डिसमिनेट नहीं करते, डिस्कशन ना हो। आपको पता है कि उस इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट एंड पार्सल है, बाकायदा वकला क़यादत भी है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई किसी भी कंपनी का एक लीगल एडवाइज़र होता है, आप कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे होते हो, तो आप जाके उससे लीगल एडवाइस तो लेते हो ना, लीगल ओपिनियन तो लेते हो ना वकील से कि भाई आप बताएं ये हम काम करने जा रहे हैं, क्या खिलाफ कानून तो नहीं है, मारवाए आइन तो नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा काम आपने किया, उस इंस्टीट्यूशन को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, उससे डिस्कशन नहीं किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे। और मज़े की बात यह है, 3 ड्राफ्टों के बाद चौथा ड्राफ्ट आया। चौथे ड्राफ्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट करने वाली बात यह है कि नेशनल असम्बली को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के सेशन के अंदर अंदर जिस तरह स्लिप शॉट मैनर के अंदर इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को पास करवाया गया, तो वो बड़ा अलमिया, बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए। हमारे यहाँ देखें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आपको भी पता है, रोज़मर्रा आप भी एकेडेमिया से रिलेटेड है, मैं भी हूँ। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पास कई लॉज ऐसे आते हैं कि जिसमें ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात, अब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पॉडकास्ट से पहले भी, आजकल हमारे पास, आज तक हमारे कुछ कवानीन में बीट ऑफ द ड्रम, ढोल की थाप पे आपने समन को भेजना है। बिल्कुल, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उस एरा में बैठे हुए हैं जहाँ क्विकेट पॉसिबल वे में विदिन स्पर ऑफ द मोमेंट आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या ये अभी भी वही चीज़ होगी? आई अंडरस्टैंड, यस, इट्स वेरी आउटडेटेड। इस चीज़ पे कोई भी डेलिब्रेशन करने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज़ के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जितने कवानीन मौजूद हैं आज भी आउटडेटेड हैं, उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर हमारे पास इस तरह की पेशरफ्त नहीं की जाती, इस तरह की स्पीडीनेस नहीं दिखाई जाती, ख़ासकर इसमें दिखाई जाती है जो कि इसके लिए सवालिया निशान पैदा कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये बाकायदा तौर पे इंटरनेशनली भी इसको क्रिटिसाइज किया गया, हम उसको बाद में आते हैं। एब्सोल्युटली। सो आपने बात की स्पीड की। अब बहुत सारे लोग जो इस तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि देखिए जनाब, आपके हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स इतने ओवरबर्डनड हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से, और ख़ास करके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और पॉलिटिकली इंक्लाइन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की वजह से। तो उनका एक जस्टिफिकेशन ये भी आता है सामने, एक नज़रिया कि जनाब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बनाई है ताकि सारे तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो ये बेंच सुने और बाकी तमाम बेंचेस अनबर्डनड हो जाएं इस वर्कलोड से, ताकि वो जो अवाम के मैटर्स हैं, सिविल पिटिशंस हैं, आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं, अपील्स हैं, जो भी मामलात उनके हैं, स्पीडीली उसको रिजॉल्व करके एक पेंडेंसी और बैकलॉग ऑफ केसेस को हटाया जाए। तो इस आर्ग्यूमेंट में आपके नज़रिए में कितना देखें, एक वजन मैं है? इसमें विद रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगा। इससे आपकी जो पेंडेंसी है, ये लिटिगेशन है ना, वो कम नहीं होगी। अब आप देखें, वर्चुअली देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए, यानी कि उस घर के अंदर विद इन एक और कमरा बना दिया आपने। जी। एक घर है, घर के अंदर कुछ लोग एक कमरे के अंदर बैठ के डेलिब्रेशन कर रहे हैं, फैसला साजी कर रहे हैं। आपने कहा नहीं जी, इस कमरे के अंदर एक और कमरा बना देते हैं। भाई उनमें से लोग उठा के आप उस कमरे में ले गए, ठीक है, काम क्या हुआ? फिर जगह तंग हो गई ना उस कमरे की। अब आप देखो यहाँ पे कि हाई कोर्ट का जो ऑलरेडी है, लेट्स से कि हम 199 की जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट से ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से 184 ले लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मेयर कोर्ट ऑफ अपील्स रह गए। कल की बेंच में अगर आपने फॉलो किया होगा, कल की बेंच में ये अमेंडमेंट के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, और ये प्रॉब्लम आना शुरू होगी और मजीद आगे कम्प्लेक्स क्वैगमायर की तरफ जाएगा। आप मेरी बात ये लिख लेना। कल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एक में फैसला दिया। उन्होंने कहा, एक मैटर आया उनके सामने, उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व थे। तो जजेस साहिबान ने कहा कि नाउ आफ्टर द 26th अमेंडमेंट वी कैन नॉट गिव डिसीजन ऑन दिस, वी बेटर रेफर इट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आपको भी पता है अली, आप भी प्रैक्टिसिंग है, मैं भी हूँ, डेली हर केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायलेशन आती है। ऑफ कोर्स। कभी आपका राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कभी आपका राइट टू फ्री ट्रायल नहीं है, कभी आपका राइट टू गुड लाइफ नहीं है। ये तमाम फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन निकल के आता है। ये जब पॉइंट उठेगा तो क्या वकला साहिबान को जजेस मना कर देंगे, सॉरी वी कैन नॉट से, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाइए? तो फिर वर्चुअली हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा क्या रह गया? इसका हल ये था कि जितना इस वक्त स्टेट का एक्सपेंडिचर लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, आपने देखा इसके अंदर कि एक अलग से ही हिरार्की इन दोनों सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर बना दी गई, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के नाम पे। क्योंकि उसका एक हेड भी बना दिया जी, गया, और चीफ यानी जस्टिस अब आप अलग है। देखें हाई कोर्ट के अंदर 2 हेड होंगे जी, एक चीफ होंगे और एक वो होगा हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंडर में जो लोग होंगे बोलेंगे जी जनाब, मेरे जो हेड है मैं उसके अंडर में काम करूंगा, वो मेरे लिए बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट वो क्या है? नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट क्या है? नहीं है। KPK का भी इसी तरह है, बलूचिस्तान का भी इसी तरह है। अब इसके लिए इसका बेहतरीन हल ये था कि बजाय ये करने के आप एग्जिस्टिंग नंबर्स ऑफ द जजेस को उसी को बढ़ा देते, उनको कह देते टास्क के जनाब ये पेंडेंसी आपने बात की, लिटिगेशन है, हम लोग खुद परेशान हैं इससे। उसका हल ये होना चाहिए था कि आप नंबर ऑफ जजेस की तादाद बढ़ा के उस पेंडेंसी को कम कर सकते थे, बजाय इसके कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के उसको डिवाइड कर दिया, इशू हो गया। तो यही चीज़ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स में भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते थे, अ रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और चीफ प्लस द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी शुड देन डिसाइड कि जनाब ठीक है, विद इन द सुप्रीम कोर्ट, विद इन द एग्जिस्टिंग हायरार्की वी कैन क्रिएट अ सेपरेट बेंच, ताकि ये मामलात भी हमारे चलते रहें। बाकी जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है करंटली वो भी पूरा फिर हो जाए, दैट देखें जो आवाम के मामलात हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स के थ्रू, नॉर्मल बेंचेस के थ्रू। अली इसमें मेरी बात रह गई, देखिए मैंने आपको जो बात बताई ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जगह पे हमें अगर जज ज़्यादा अपॉइंट कर लेते, आपने पढ़ा होगा सिंध चीफ कोर्ट रूल्स और हाई कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वॉल्यूम 1 और सो जो अंग्रेज़ों का फ्रेम शुदा है, उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की
का तरीक़ाकार वाज़ेह किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या ये पॉसिबल नहीं होता? इस वक़्त आपकी स्ट्रेंथ हाई कोर्ट में 34 जजेस की है, जबकि सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ 49 से 50 से अबव हैं। और मैं कहता हूँ कराची जो कमर्शियल सिटी है, पोर्ट सिटी है, उसके अंदर अच्छे खासे जजेस की तादाद चाहिए हमें। एब्सोल्युटली। हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, 17 की जजेस की तादाद है। इसको बढ़ के कम से कम 30 हो जाने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग हैं उनको अगर 34 की जगह पे आप 70 कर दें, आप देखें ना 70 और 34 का जो फ़र्क है बेसिकली, वो भी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के नाम पे अपॉइंटमेंट्स करनी है ना। राइट। अब वो वही कर देते हैं, आप चीफ जस्टिस को ही इख्तियार दे देते हैं कि ठीक है जी, आप इसके अंदर 4 बेंचेस ऑलरेडी इन जजेस की बना लें। इन जजेस की जो ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से अपॉइंटमेंट होते हुए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं का बना दें। मगर यहाँ पे जो मूड पॉइंट है, जो कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा, बेसिकली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से जो अपॉइंटमेंट हो रही होंगी वो आपके प्रीएम्बल को सपोर्ट कर रही हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात हो रही है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। मुझे आप बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जो अपॉइंटी होगा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा, वो क्या होगा, वो कौन होगा? वो कोई भी होगा, उसका क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया हुआ। फिर आपने एट द सेम ब्रेथ, एट द सेम टाइम ये लिख दिया कि जनाब उसी कमीशन के पास पावर है, अगर वो समझती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के किसी भी बंदे को रिमूव कर सकते हैं इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट के ग्राउंड पे, तो ना इनएफिशिएंसी की डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है, ना मिसकंडक्ट का आपने बताया। राइट। ये कौन करेगा? अब आप उन 8 या 9 लोगों का जो पार्लियामेंटेरियंस हैं विद रिस्पेक्ट, वो बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि मिसकंडक्ट का क्या जाविया होना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट के लिए आप जाते हो, आप सिविल सर्विस एक्ट 1973 आप फॉलो करते हो, इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट के रूल्स फॉलो करते हो, उसके लिए जो रूल फ्रेम्स हैं, सब चीज़ें हैं, हायर सुपीरियर जुडिशरी के लिए मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे आपके इस तवस्सुत से, हमारे इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से ये बात बताता चलूँ कि देखें, हल ये नहीं था। हम खुद मानते हैं, हम समझते हैं, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत थी। ये सब का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की फेवर में बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब कि वी वर सीवियरली अफेक्टेड बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म। आप 2007 से देखें, हमारे जो इस वक्त सबसे बड़ा जो अदलिया का ओहदा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो भी गुजरे हैं, आप देखें उन्होंने मेरिट पे आम आदमी के केसेस को डिसाइड कितने किए और पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकल केसेस कितने डिसाइड किए हैं। उनका खामियाजा विद रिस्पेक्ट मैं फिर कह रहा हूँ, हमें इस इंस्टीट्यूशन को भुगतना पड़ रहा है। हमें अपना घर इन ऑर्डर कर देते। आपको याद होगा शुरू में एक नैरेटिव डेवलप हुआ था, ये बात कही गई थी कि जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बाकायदा तौर पे अपनी रूल मेकिंग करे। आधे प्रोविजंस, इस वक्त टोटल कितने 27 प्रोविजंस हैं। 27 प्रोविजंस में मेन चीज़ को इसी को कहा गया है। कुछ लोगों के, कुछ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज़ में, कुछ इकाइयों की, मैं ये बात इस तरह करूँगा, कुछ हमारे मुल्क की इकाइयाँ थीं, उन इकाइयों, सिंध हो, बलुस्तान हो, दूसरों, उनका हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई आप रूल मेकिंग कर देते ना। रूल मेकिंग करके आप बाकायदा लिसानी बुनियाद के ऊपर भी अपॉइंटमेंट्स करते, वहाँ जाते, प्रोवाइडेड द कॉम्पिटेंस, आप मैरिट, ये चीज़ें देख के आप उनको करते। आज आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में एक इसके हक में ये नारा लगाया जाता है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अगर लेके ना आते तो रिप्रेजेंटेशन नहीं आती इंस्टीट्यूशन में, जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही इकाइयों की, तो आप उस तरह भी कर सकते थे। भाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को किसी ने मना किया है? अगर मिस्टर एक्स बरादरी से या वाई बरादरी से या जेड बरादरी से किसी एक कॉम्पिटेंट आदमी को आप लेके आ जाओ, मना तो नहीं किया, उसका अपना तरीक़ाकार है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ज़रिए जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो इम्पार्शियल नहीं होंगी। वो जो जजेस या जो अपॉइंटमेंट्स हो के सामने आएंगे, दे वुड कम अंडर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंटेरियंस, और वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का ये रूल कभी भी नहीं रहा। तो ये तो फिर थ्रू आउट कभी नहीं रहा। रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स का तो एक तरीके से आपने जनाजा निकाल दिया फिर ये। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे तो यही इन्फर हो बिल्कुल सकता ऐसे ही है। क्योंकि देखिए, if the people responsible for appointing the judges are the same people who are also then doing their annual performance reviews, and at the same time the inefficiency, like you said, is not defined,
तो ऑब्वियसली एंड वो मैटर्स भी वही सुन रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के खिलाफ लाए जा रहे हैं इन द फॉर्म जी ऑफ बिल्कुल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ही और है, रिट ऐसे ही है, पिटिशंस। बिल्कुल तो ऐसी ये तरह तो फिर दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नीमो बिल्कुल आयोडिक्स इन कॉजा सुआ, व्हिच ट्रांसलेट्स इन इंग्लिश टू नो मैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ट्रू तो फिर तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक आई वुड से सिचुएशन बन रही है, एंड इन स्टार्क डेफिनेटली। कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रीएम्बल लाइक वी अब सेड। वकला क़यादत जो इसको कह रही है कि कंट्रोल्ड जुडिशरी, वो ठीक कह रही है। कंट्रोल्ड जुडिशरी का मतलब ये है कि आप अपनी एक तरीके में डायरेक्शन से लेके उनसे अपने फेवर के ऑर्डर लेते जा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, आप देखें 2 रिपोर्ट्स का हवाला दूंगा। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्क्राइब किया है एज अ ब्लो टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इंटरनेशनल एनजीओ है। दूसरा इन्होंने कहा है कि इट गोज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ह्यूमन राइट भी वायलेशन होगी इसकी, क्योंकि आपको जो इम्पार्शियल जस्टिस या डिसीजन मेकिंग होती है वो नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ के खिलाफ भी जाएगा। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून की हुक्मरानी, हर चीज़ों पे कानून प्रिवेल करेगा। एब्सोल्युटली। आपने अगर कोई ऐसा वे बना के कानून की हुक्मरानी को दबाने की कोशिश की, तो मैं ये कहते हैं, मैं हक बजाने दूंगा कि फिर हमारा पाकिस्तान अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जाएगा। खुदा न खास्ता। ठीक है, खुदा ना खास्ता, वो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हम लोग इस वक्त जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हमारी ऑलरेडी बड़ी वीकेंड इकोनॉमी है। हम लोग इस वक्त इस तरह का सीवियर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया हुआ है। आप देखें 2-4-5 दिनों जब से अमेंडमेंट आई हुई है, मुख्तलिफ मिले जुले बार एसोसिएशन के रद्दे में आ रहे हैं। बेसिकली लीगल फ्रेटर्निटी डिवाइड हो गई इस पे। जजेस के अंदर भी इबहाम एम्बिग्विटी आ गया, एम्बिगुअस हैं कि क्या करें। सुप्रीम कोर्ट सब जो इस वक्त इकट्ठा इत्तफाक और इत्तेहाद से मुल्क को किसी राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते थे, इंसाफ के नुक्ता नज़र से वो अब डिवाइडेड नज़र आते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बुनियाद पे आप देखें कि कल काजी फाइज ईज़ा साहब, जस्टिस फाइज ईज़ा साहब रिटायर्ड होने जा रहे हैं। कल फुल कोर्ट रेफरेंस में आपके जो सीनियर पियोन जज हैं मंसूर अली शाह साहब, वो नहीं हैं, वो उम्रे की अदायगी के लिए चले गए। क्या ही अच्छा होता कि 26th अमेंडमेंट ना आती, पूरा का पूरा हाउस 17 जजेस बैठ के उसको फेयरवेल बिड कर रहे होते। अब आप बताएं, जो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हैं मिस्टर माय लॉर्ड जस्टिस यहिया आफरीदी साहब हैं, वो भी कल बैठे हों या ना बैठे हों, ये भी हम इस वक्त मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए ना, इस तमाम की तमाम एम्बिग्विटी की वाली सूरत हाल है, क्वैगमायर है। क्या करें, किस तरह करें, किधर जाएं, क्या करें, आपस में एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें दिल में डेवलप होना शुरू हो गई, जो कि पहले भी आपको नज़र आता रहा है। इन सब चीज़ों का हल ये था कि बजाय ये करते, वो अपना घर इन ऑर्डर करते। हम ये नहीं कहते कि हम लोग साफ़ हैं, सब शफाफ हैं, There's हम always सिर्फ room for improvement. जब Yeah. हम ये कहते हैं कि देखें मुआशरा तरक्की कैसे करता है, मुआशरा अपने आप को वक्त के साथ साथ इवॉल्व करता है। मैं इस थ्योरी को अपने इंस्टीट्यूशंस पे भी लगाता हूँ। हम लोग बेसिकली थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे पास अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो आप देखें कि इंडिपेंडेंस से पहले या ब्रिटिश राज से पहले हम तो मुगलों के दौर में रहते रहे ना। बादशाह का फरमान, चीज़ें, मामलात। अब उसके बाद जब ब्रिटिश आ गया तो उन्होंने अपना एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सेटअप लेके आ गए, which never matched our social norms जी। or our culture or अब our आप ये values. देखें कि Mismatch डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इनकी क्या हिस्ट्री है, 200 साल पुरानी है। 200 साल At से हम यहाँ best, हाँ तक जी। हुआ, एट जी। बेस्ट हुआ। Yeah. ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा। आप रातों रात बैठ के छड़ी के जोर के ऊपर जो है ना घुमाएंगे, ये नहीं घूमेगा। ये अपने अंदर इंसान को खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आएगी। देखें, इंस्टीट्यूशन जैसे आदमी मैच्योर होता है, इंसान मैच्योर होता है, उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ये मिस्टेक्स की हैं। मैं ये समझता हूँ हमारी जुडिशरी 75 ईयर्स के बाद इतनी आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती चली जा रही है। कुछ डिसीशंस आए थे जुडिशरी के जिसमें उन्होंने अपनी गलतियाँ खुद एक्सेप्ट करना कबूल की थी कि हाँ हमारे से ये गलतियाँ हुई थी। भुट्टो रेफरेंस केस में भी ये गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हुई है हमारे से गलती। इसी तरह उनको आप मौका देंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए रूम देंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे।
जाहिर है होगा, वो बिल्कुल बाकायदा तौर पे होगा। मैं ये समझता हूँ कि 26 अमेंडमेंट के अंदर जो क्लॉजेस मौजूद थी, जो जजेस को इस वक्त जुडिशरी स्पेसिफिक सेंट्रल जो प्रोविजंस थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए बाकायदा लागू हो सकते थे, वो बाकायदा तौर पे वो इम्प्लीमेंट हो सकते थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस वक्त कि जनाब ये कर रहे हैं। तो सर इसमें फिर ये सवाल मेरा एक आता है माइंड में कि अगर हम इस 26th अमेंडमेंट को चैलेंज करना चाहें हाइपोथेटिकली, तो क्या ये चैलेंज भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बिफोर होगी क्या? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए बात यह है कि अब आपने शायद ये 26 अमेंडमेंट में लास्ट में पढ़ें कि जो अमेंडमेंट हो गई है वो अमेंडमेंट को आप फर्दर चैलेंज नहीं कर सकते, वो लिख दिया उन्होंने। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अमेंडमेंट हुई है आइन के अंदर, इसके पीछे ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही। वकला तहरीक या वकला जो है वो सिरापा एहतजाज बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी, गैर आइनी है। ये बेसिकली अगर बात करें तो जो आइन का जो बेसिक ढांचा है, स्केलेटन है, ये उसी के अगेंस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस, ये हम बात नहीं करते इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। एब्सोल्युटली। जब तक आप अदलिया को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, अदलिया आज़ादी से फैसले नहीं करेगी, सफोकेशन में फैसले करेगी, तो इससे तो फिर वो बादशाह ठीक थी, वो करवाएं जो कुछ करवाते हैं। तो ना फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है, फिर नेशनल असम्बली क्या है, फिर सेनेट क्या है, फिर आप छोड़ दें ना, आप सब चीज़ों को ख़त्म कर दें। अगर तो उसका एसेंस ही लूज आउट हो रहा है तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स इफ इट्स नॉट बैलेंस्ड? आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो आपने देखे ना, आपने ये प्रोविजन भी डाल दिया कि आप इसको कहीं फर्दर चैलेंज नहीं कर सकते। बट हाउ इज दैट लीगल? देखिए अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बन गया, वो सपोर्ट इस बात की करते हैं। देखिए अब इसमें आपको याद होगा कि जब पहले 2-3 ड्राफ्ट आए थे, उनके खिलाफ इन लोगों ने पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई हैं, जिसमें आबिद ज़ुबैरी साहब की भी हैं, शाह सरकी साहब उसमें वन ऑफ द पिटिशनर हैं। अब ये कभी ना कभी लगेंगी। अब डेफिनेटली बात आपकी बिल्कुल सही है, क्या उसके अंदर भी जिस बेंच सुप्रीम कोर्ट की लगेगी तो वो बोलेंगे जनाब वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इन व्यू ऑफ द 26th अमेंडमेंट एक्ट, so therefore we better refer it to the constitutional bench। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपॉइंट होगी, 5 जजेस की, वो बैठ के सुनेगी। तो सर ये तो अगेन गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि भाई नो मैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज। तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाके उनसे कहेंगे कि देखें जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होनी चाहिए थी? हाउ वुड दैट मेक सेंस? तो आप अली कैन यू जस्ट फॉर्म योर ओपिनियन? देखो किस तरह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है ये। Absolutely, मुझे तो ये it's very concerning for me as well, just logically thinking जी, about बिल्कुल it। ऐसे ही है। देखिए even if I gave complete benefit of the doubt कि चले बहुत बेहतरीन लोग होंगे इस कमीशन के अंदर, बहुत बेहतरीन लोग बहुत ही साफ शफाफ फैसले करेंगे, बट देखिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कि एक इंसान, आम आदमी, एक आम शहरी के जहन में एक आयोटा ऑफ अ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ शख्स जो जज हैं या फ़लाँ जो एक पोजीशन रखते हैं टू मेक अ डिसीजन विल गिव एन इम्पार्शियल डिसीजन, और उनके डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इम्पार्शियलिटी से ज़रा भी हटेंगे। बट नेचुरली इफ़ आई एम हाइपोथेटिकली इफ़ आई एम चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस before the constitutional benches, how can the constitutional bench give an order against itself? Exactly, or in favor of itself? जबकि सुप्रीम कोर्ट से आपने पावर 184 की ले ली, आपने ले ली, अब बताएं वो केसेस का अब कैसे डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? एंड another sir thing is that जैसे आपने फरमाया शुरू में कि this was all done very secretively। ड्राफ्ट्स कुछ सर्कुलेट हुए थे, मुझे याद है वकला के ग्रुप्स पे भी इस तरह से हमने, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। पहले तो एक और ही कोर्ट की बात हो रही थी, फिर उसके बाद नए जब उन्होंने अमेंड किया उसको तो फिर ये बेंचेस की बात होने लग गई। तो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट? बट एट द सेम टाइम द मैंडेट ऑफ द पीपल रियली मैटर्स ऑल्सो। व्हाट द पीपल वांट रियली मैटर्स। भाई लोग क्या चाह रहे हैं? क्या हम चाह रहे हैं आइन में इस तरह की तब्दीली लाएं?
पाकिस्तान में कोई इस तरह का ना रेफरेंडम हुआ है, ना कोई पोल्स हुए हैं, ना इनफॉर्मल कोई स्टडी हुई है कि आपने आइसोलेटेड स्टडी ग्रुप्स बना के, फोकस ग्रुप्स बना के उनसे पूछा हो, भले 4 मेंबर्स जुडिशरी के, 4 वकला से, 4 स्टूडेंट्स, 4 बिजनेस पीपल, 4 ब्यूरोक्रेट, इस तरह करके आपने फोकस ग्रुप्स बना के ना कोई कंसल्टेशन डिस्कशंस की हैं। तो इसके बावजूद ये करना, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऐसी चीज करना दुरुस्त है या नहीं है, या इज देयर अ काइंड ऑफ एम्बिग्विटी इन दिस? क्या आपके देखिए, मैं इस पे समझता ख्यालात हूँ हैं? कि पार्लियामेंट ने ये जो इकदाम किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, ये खिलाफ कानून है, आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। और आप मेरा अगर ज़ाती ओपिनियन मालूम करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे आइन पे शब खून मारने के मुतरादिफ है, अनफॉर्चुनेटली। इस वक्त हमारे लिसनर्स में दोनों होंगे, फेवर में भी होंगे, अगेंस्ट में भी होंगे। मैं ये समझता हूँ, बीइंग एकेडमिशियंस या पर्सन रिलेटिंग टू एकेडेमिया, इसके फार सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म ले रहा है। ये पूरा मुल्क अनार्की की तरफ चला जाएगा। लीगल फ्रेटर्निटी ने कॉल दे दी है दोबारा लॉन्ग मार्च की, एहतजाज की। और अगर आप इसको देखें, ना सिर्फ ये यहाँ का लीगल फ्रेटर्निटी काले कोड का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनली भी क्रिटिसाइज हो रहा है। एब्सोल्युटली। गार्जियन ने 21 तारीख को अपनी रिपोर्ट लिखी है, गार्जियन न्यूज़पेपर में, जो सबसे मोतबर अखबार जो है ना यूके का जाना जाता है, वो ये उन्होंने अपनी हेडिंग ही सबसे पहले पेज पे ये लिखी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरीज पावर आफ्टर अलेज हैरासमेंट ऑफ एमपीएस। अब एमपीएस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो कह रहे हैं कि रातों रात गन पॉइंट पे उनको उठा के लेके गए हैं। वो रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, अभी भी जाके एक्सेस करके आप मालूम कर सकते हैं कि गार्जियन ने रिपोर्ट क्या की है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि दिस अमेंडमेंट इज कंट्रोवर्शियल। फिर वो आगे लिखते हैं कि 26th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन क्लैंडेस्टाइन लेट नाइट पार्लियामेंट्री सेशन दैट वाज क्लाउडेड इन सीक्रेसी। Abduction and intimidation of the parliamentarians were made. This moves Pakistan decisively towards an authoritarian state and destroy the essence of judicial review. Then the शाहिद खान अब्बासी को कोट अनकोट करके लिखा। आपको याद है शाहिद खान अब्बासी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पहले पीएमएल नून से उनका ताल्लुक था, फिर छोड़ गए हैं। वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतने सिवियर हैं कि दैट अमाउंट्स टू सबजुगेशन ऑफ द जुडिशरी बाय गवर्नमेंट। तो आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लिटरली placing permanently the Supreme Court and a High Court under the thumb of the politicians. I mean, effectively, yes, because you can't justify a committee, commission appointing the people, listening to matters against them. I mean, ये तो फिर ऐसा ही है कि you could have might as well said कि आप commission के पास directly matters ले आए तो हम adjudicate करके आपको बता देंगे. I mean, obviously not entirely. अच्छा अली, एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ, मैं practically मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, हमारे पास आप हायरार्की समझें। आप एक आम आदमी है, एक आम आदमी या एक कोई लेडी आपके पास आती है, एक फैमिली सूट फाइल करती है, लेट्स से सूट फॉर खुला या मेंटेनेंस। जज साहब उसको फाइनली डिटरमिन कर देता है या कर देती है। करने के बाद आप उसकी अपील लेके चले जाते हो फर्स्ट हायरार्की में, फर्स्ट एपलेट कोर्ट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है उसका लॉ ऐसे बना हुआ है, सेक्शन 14 के बाद फर्दर आप उसकी अपील नहीं है, उसके बाद आप सीपी में जाते हो। राइट। अब एक फैक्चुअल लीगल डिस्प्यूट जो कि नीचे से चलता हुआ फर्स्ट एपलेट कोर्ट के बाद व्हेन दैट लैंड इनटू हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में रिट ऑफ सर्शोरेरा है, वो आप आर्टिकल 199 के जरिए एक्सरसाइज करते हुए पहुंचते हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, उसमें आप अब फैमिली डिस्प्यूट को भी लेके जाएंगे कि हाउ दिस पिटिशन इज मेंटेनेबल इन फैमिली कोर्ट। अब बैठ के ये समझाना पड़ेगा। जैसे आप तो बोलेंगे जी आपने तो अपनी हेडिंग तो लिखी हुई है कि वी आर इन्वोकिंग जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 199, क्योंकि वो पहले वाली प्रैक्टिस में अमेंडमेंट से पहले वाली तरीके में 199 में चैलेंज होता था। बिल्कुल। ऑर्डर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आपने बना दी, तो वो बोलेंगी जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलेगी जनाब ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, हम नहीं सुन सकते, ये वहाँ जानी चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करें?
फैमिली कोर्ट में एक और अमेंडमेंट लेके आए कि नहीं जी, फैमिली कोर्ट की पहली फर्स्ट एपलेट कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया इसके खिलाफ सेकंड अपील फाइल होगी। अगेन एम्बिग्विटी, आई सी, अगेन क्वैगमायर। जी, इसी तरह रेंट केसेस हैं, इसी तरह सिविल सर्विस के मैटर्स हैं, वो देखने हैं। मतलब आप कर क्या रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं? फिर तो इस तरह तो बहुत ज्यादा लोड भी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर कि डेफिनेटली भाई बहुत ज्यादा majority लोड सारी आएगा। पिटिशंस आपकी जी अगर वो बिल्कुल, उनके पास फैक्चुअल जा रही है। कंट्रोवर्सी भी डिसाइड हो रही होगी। अब आप देखें ना, सिविल सर्विस के मैटर में डायरेक्टली सीपी लगाते हैं वो, आर्टिकल 199, जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है, जी हाँ, वो डायरेक्टली अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाएंगे। यानी कि हाई कोर्ट का जो हिरार्की में आपके जो सिंपल जजेस हैं वो बैठ के कोर्ट ऑफ अपील्स का काम कर रहे हैं बेसिकली। अब लिटरली। अब ये देखें ना, अगर इसको इन्फोर्स कर दिया गया इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, इसके बाद क्या होगा? लिटरली आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वहाँ चलेंगी, हाई कोर्ट के जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनको आपने इतना वो कर दिया, पावर्स आप उनसे छीन लिए, वो अब बैंकिंग कोर्ट की फर्स्ट अपील डिसाइड कर रहे होंगे, वो ट्रेडमार्क एंड पेटेंट एंड अटॉर्नीज के मिसलेनियस अपील डिसाइड कर रहे होंगे, वो बैठ के ये डिसाइड कर रहे होंगे कि जनाब बेल बिफोर अरेस्ट और बेल आफ्टर अरेस्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, नीचे वाले जज ने अपनी पावर को सही एक्सरसाइज किया है या नहीं किया, हमें इसमें इंटरफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा डकैत है, इसको जनाब बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट के लिटरली जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो ये बैठ कर डिसाइड कर रहे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसाइड कर रही होगी कि जो डिफैक्टो या फैक्चुअल हाई कोर्ट है, अब वो इस अमेंडमेंट के बाद तो यही हो गया ना, फैक्चुअल हाई कोर्ट ने जनाबे वाला ये फैसला मेरे खिलाफ दिया तो लिहाजा आप इसको करेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट भी फैक्चुअली चीज़ देखेगी। हमारे यहाँ जो एक डॉक्ट्राइन है, ये चलते चले आ रहे हैं कि जनाब के एपलेट कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ लीगल पॉइंट्स को रेस कर सकते हैं आप, लीगल पॉइंट्स के अलावा नहीं जा सकते। तो फिर उन तमाम चीज़ों को क्या होगा? राइट, आई सी। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ये तमाम की तमाम एम्बिग्विटीज हमें बीइंग एकेडमिशियन या एकेडेमिया से रिलेटेड है। हम लोग जो सोचते हैं उस्ताद के तौर पे या थिंकर के तौर पे, ये प्रॉब्लम केओस को मजीद मल्टीप्लाई कर रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली, और ये बात ऑलरेडी वाजे होने लग गई है, स्पेशली द लैक ऑफ क्लैरिटी अपॉन जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट में तो एक मामला ये टेकअप हुआ था, उन्होंने तो 3 वीक्स के लिए अर्जर्न कर दिया उसको कि भाई टिल देन वी माइट हैव सम क्लैरिटी। सिंध में अलबत्ता ये है कि अभी भी benches are listening to the constitutional matters they were, because वो वेट कर रहे हैं कि सिंध असेंबली भी एक रेजोल्यूशन पास करेगी तो फिर इसको इन्फोर्स किया जाएगा। तो सर ये अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया तो प्रोविंशियल असेंबली को भी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है टू अडॉप्ट दैट इन देयर प्रोविंस। देखिए, उन्होंने ये इसलिए छोड़ा ये पॉइंट क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास इस वक्त 4 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस में 4 डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, आपको पता है सूबाई तौर पे, पंजाब के अंदर नून है, और KPKM के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, और बलूचिस्तान के अंदर मखलूत है। ठीक है, अब इन्होंने ये करके रेजोल्यूशन करके इसलिए छोड़ी इन्होंने चीज़ डेफिनेटली कि वो अब देखें अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस वाले करते हैं या नहीं करते, लागू होते हैं या नहीं होते, सिर्फ उस एक्सटेंट तक जो कि हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कर दिया, और इवन के इसके अंदर खुद ही लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन पास करेंगे, मैंडेट दे दिया प्रोविंशियल असेंबली को कि अगर वो समझते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास करके इस वाली अमेंडमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, भले रेजोल्यूशन की पावर नहीं है, मगर बाय वर्च्यू ऑफ द 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना के रेजोल्यूशन की पावर दे दी आपको, राइट, कि करें या ना करें। तो अगर सुबह एक नहीं करता फॉर इंस्टेंस, तो वो तो इट्स इन देन टेक्निकली इन कॉन्ट्रवेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम मानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है और सुबह ने अब या रेजोल्यूशन पास करके एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, अगर वो नहीं करते तो टेक्निकली तो वो दे आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट दैट करेक्ट? देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हुआ ना, वो बेसिकली 26th अमेंडमेंट के अगेंस्ट हो गए। So they will basically effectively say we don't consider this to be a part of the कहते हैं तो ना करें। I see. देखिए, हम इस पे भी डिस्कस करते हैं, नहीं, मगर एनालाइज करते हैं। डॉक्टर खालिद, इससे ऐसा नहीं होगा कि 4 सूबाओं की 4 मुख्तलिफ आइन तो नहीं हो सकती ना? आइन मुख्तलिफ नहीं हो सकती। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन, लोअर प्रोविंशियल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इंस्टीट्यूशन, हाई कोर्ट, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कि KPK वाले जैसे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने थोड़ा सा उनका कंडक्ट भी देखना है। ड्राफ्ट उनके पास सर्कुलेट हुआ
उन्होंने कहा कि ठीक, वी आर ओके विद ड्राफ्ट, बट वी वुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस पार्लियामेंट्री सेशन। आई सी। तरीका ये होता कि वहीं खड़े होकर ऑब्जेक्शन रेज करते कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब ये कि आपने हाफ हार्टेडली एक्सेप्ट भी किया उसको। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ये अब अलग बात है, आप कह रहे हैं कि जिन्हें में हमें कबूल नहीं है, मगर वहाँ खड़े होकर पार्लियामेंट्री सेशन पे आप कहते हैं ना कि हमें कबूल नहीं था। अब हम बात करते हैं कि ये अमेंडमेंट हो गई, केपीके की गवर्नमेंट क्या करेगी। केपीके की गवर्नमेंट, आपको पता है वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो ये है, बिल्कुल वही चीज़ होगी। रेजोल्यूशन के लिए कोई एक मेंबर उठ के रेजोल्यूशन प्रेजेंट करेगा, रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी, वही तरीकाकार अडॉप्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जैसे कि जो नीचे सुपर यहाँ पे नेशनल असेंबली में किया गया। राइट, राइट। जो गार्जियन की रिपोर्ट ठीक कहती है कि कुछ को बुलाया जाएगा, किसी को फोर्स किया जाएगा, किसी को ज़बरदस्ती किया जाएगा, वो भी हो सकता है। जब रेजोल्यूशन पास हो गई तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है करने की, ऑटोमेटिकली वो बाइंड है आप पे, करें आप उसको फिर। नहीं, यू आर राइट, एंड इट्स अ वेरी कंसर्निंग प्लेस वेयर इन एट प्रेजेंट जी। लेकिन अभी मूविंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर आपको क्या लगता है कि मामला किस डायरेक्शन में अभी जाने वाले हैं? मैं समझता हूँ कि बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक, मैं ये समझता हूँ कि ये मज़ीद 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 केओस की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम अगले तकरीबन 1-2 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ, फिर लॉन्ग मार्च, एहतजाज, प्रॉब्लम्स, चीज़ें जिससे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सहल नहीं बना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे आप बताएं कि अदालतों की हड़तालें होती रहेंगी तो क्या इंसाफ मुहैया हो सकेगा? अगर हम ये भी बात मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस चलें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में भी जब कोर्ट में वकलाई अपेयर नहीं हो रहे होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? साहिल को ये बोलेंगे अपना केस खुद प्लीड करो। ये प्रैक्टिस पहले भी 2007 में हो चुकी थी, आपको याद होगा जब पीसीओ आया था, तो पीसीओ के बाद जब पीसीओ जजेस ने ओथ लिया था तो वकला साहबान ने जाना छोड़ दिया था, स्ट्राइक्स होती थी। स्ट्राइक के बाद फिर जजेस मजबूर हो गए थे, साइलिन को कहना शुरू कर दिया था कि आप हमारे सामने केस बताएं, हम फैसले करते हैं। उसमें असिस्टेंस प्रॉपर तौर पर प्रोवाइड नहीं हो रही थी, ऑफ कोर्स। क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स, क्वालिटी ऑफ फैसले आपके सामने थे। हम ऑलरेडी खुदा के लिए 126वें मुल्क हैं इंसाफ की फरामी में, हम क्या कर रहे हैं? हमने इसको एक्सपेरिमेंटिंग एक तजर्बागाह बनाया हुआ है। क्यों ऐसा करते हैं हम? माना कि गलतियां हैं, माना कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर आप उसको किसी को गन पॉइंट पे करके तो नहीं कर सकते। उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दें, उसके हिसाब से सिलसिला चलेगा। देखें, हम लोग सब पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, हम इस ममलिकत खुदादाद के लिए सोचते हैं। ये मुल्क है तो हम हैं। हम हर एक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करता हूँ, हर इंस्टीट्यूशन को कम से कम अपने हयूद कयूद में रहना चाहिए। Absolutely. हमने पहले ये बात कह दी कि आज ये प्रॉब्लम था कि बीइंग अ हेड, बीइंग अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, हमारे पास अपनी गलतियां। उसका ये मतलब तो नहीं है मेरा अगर छोटा भाई या बड़ा भाई कोई गलती करता है, कोई शिकायत लेके आता है, वो डायरेक्टली डंडा उठा के उसको मारना तो नहीं शुरू करेगा। पहले मुझे बोलेगा कि भाई अपने भाई को तंबी करो, थोड़ा बताओ तो सही ये क्या है, कहाँ तंबी की गई, कहाँ वार्निंग दी आपने? नहीं दी ना। आपने स्ट्रेट अवे डंडा उठा के लेके मारना शुरू कर दिया कि नहीं आपने ये काम गलत किया है और इसकी सजा आपको ये मिलेगी। बिल्कुल। आप पहले मौका तो दें उसको सही करने का, एक टाइम फ्रेम दें। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है 26 अमेंडमेंट में ही। अब उन्होंने कहा है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ द व्यू दैट कि कोई जज जो है ना अनबिकमिंग ऑफ द जज, मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंट है, तो पहले उसको एक मौका देंगे, टाइम पीरियड देंगे कि अपने आप को ठीक करो। बिल्कुल सही। टाइम पीरियड के बावजूद अगर वो ने अपने आप को ठीक नहीं किया तो वो फिर रिकमेंड करेगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि जी इसको फारिग करें। जब आपने उसके लिए किया तो डेफिनेटली फिर आप कम से कम जुडिशरी के लिए आप ऑन बोर्ड लेके तो करें ना। नहीं, यू राइट डॉक्टर खालिद, आई एग्री विद यू इन सो फार एज आप ये कह रहे हैं, बिकॉज इससे बड़ा ही एक टिट फॉर टैट काइंड ऑफ सिचुएशन इमर्ज होते हुए नज़र आ रही है जी। अभी जितने लोगों से, जितने हमारे भी कॉलीग्स हैं एकेडमिक फील्ड से भी, लीगल फ्रेटर्निटी से भी, कुछ लोग जिनके नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगा, बट इनका तासुर ऐसा है कि ठीक हुआ है अमेंडमेंट बिकॉज जुडिशरी को बेतहाशा मौके मिले थे, फ्रेम देयर ओन रूल्स, डू इट योरसेल्फ, आप बेहतर करें, गेट योर हाउस इन ऑर्डर लाइक यू आर सेइंग। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम मुल्क एक हैं, हम लोग भी एक हैं, हमने इकट्ठा आगे चलना है, बढ़ना है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो एब्सोल्युटली ये इस तरीके से कभी नहीं हो सकता इफ़ टू इंस्टीट्यूशंस आर होल्डिंग ईच अदर एट ऑड्स,
ये तभी हो सकता है अगर एक यूनिफाइड विजन हो, एक यूनिफाइड डायरेक्शन हो। एंड सर इस पे तो ये भी मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड हम्बली दैट Pakistan unfortunately does not have some sort of unifying vision or an end goal that we are all working towards. बिल्कुल ऐसे यानी कि ऐसा हो कि आप देखें कि हर सूबा, हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन, हर फर्द खुद इनफरादी तौर पे भी कोई किसी यूनाइटेड या एक यूनिफाइड गोल की तरफ काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक अफसोस की बात है कि हमारी इतने करोड़ अवाम है, 75 साल से ज़्यादा हमारे मुल्क हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और हमें तरक्की दिखाएं और आमीन, बेहतरी की आमीन, तरफ लेके आमीन। चलें, यही दुआ है। एंड लाइक यू सेड वी आर ऑल पेट्रियट्स। बट तकलीफ होती है ये देख के कि हम इतनी चीज़ों के बावजूद, इतने हमारे लोगों ने जो सदके दिए, जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, खून की कुर्बानी दी, जानों की दी, माल की दी, हर किस्म की कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी हैं, उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हम एक यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं चल पा रहे हैं। इट सीम्स टू मी एज एन ऑब्जेक्टिव, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सारे अपने इंटरनल बायसेस साइड पे रख के ऑब्जेक्टिवली ज़रा चीज़ों को देखूँ, कम्प्लीटली ए पॉलिटिकल हो के, कम्प्लीटली ये भी अपने जहन से टेम्परेरली भुला के कि मेरे फील्ड क्या है या मैं कौन हूँ, ऑब्जेक्टिवली जब मैं देखता हूँ चीज़ों को, दुख होता है, तकलीफ होती है ये देख के कि सब जो भी पावर सर्कल्स हैं अपने इख्तियार को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने पावर को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं और अपने ही फायदे के लिए वो मूव्स कर रहे हैं जो कल कला भी उनके लिए फिर फायदेमंद हो। अनफॉर्चुनेटली एक जो यूनिटी का एस्पेक्ट है, भाईचारे के एस्पेक्ट है, एक फ्रेटर्नल एस्पेक्ट है कि भाई हम वी आर वन पीपल, ये कौमियत मुझे यूनिफाइंगली कहीं नज़र नहीं आती। लोग अपनी पॉलिटिक्स भी आप देखें बहुत सारी दफ़ा आइडियोलॉजी की बुनियाद पे नहीं बट रेस या रिलीजन या अपने सूबे के बुनियाद पे कर रहे होते हैं पॉलिटिकल अपनी कैंपेनिंग भी, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू फाइंड आवरसेल्व्स। इसमें अली एक देखें ना, 26 अमेंडमेंट की फेवर में एक बात ये कहते हैं कि ये बेसिकली इस मुल्क में जितने भी टर्मोइल्स आए हैं, केओस आया है, उसके पीछे जुडिशरी है। यही एक इम्प्रेशन, एक इनफेयर हो रहा है ना। हम अगर ये पढ़ें या इसकी सपोर्ट में जो जो स्पीचेस पॉलिटिशियंस दे रहे हैं इस वक्त, हमारे ज़रूरत है इस वक्त के मुताबिक जो दे रहे हैं, जो रूलिंग कोalitions में जो भी हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे जुडिशरी ही तमाम टर्मोइल्स कायोस की जिम्मेदार है। अगर हम 1947 से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को भी देखें, पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी देखें, क्या पॉलिटिशियन हर दफ़ा इस्तेमाल नहीं हुए? क्या पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, या पॉलिटिशियंस के साथ दूसरे लोग हैं, दूसरा इंस्टीट्यूशन है, क्या वो ठीक है? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई इंस्टीट्यूशन को ठीक करने की? मैंने आपको पहले बात की ना, अपनी तमीद में ये बात कही थी कि इस वक्त जो है ना, आप इस वक्त एवोल्यूशन की तरफ है इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी वो इवॉल्व कर रही है, वो महसूस कर रही है। और मैं कहता हूँ एवोल्यूशन वो सबसे अच्छा एवोल्यूशन है जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं। मुझे बताएं, क्या ऐसी कोई रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे आई है पार्लियामेंट की तरफ से कि हम हवारी नहीं बने? हमारे पास जितना कू हुआ, उन कू को कभी कंडेम्ड किया गया? कभी नहीं किया गया। पार्लियामेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस कू को वैलिडेट करवाया गया, इमरजेंसी को वैलिडेट करवाया गया, 2017 को, फिर 19 का, पीछे आप चलते चले जाएं। फिर उसके बाद जो भी जिस तरह की मारवाया आइन के काम हुए उनको पार्लियामेंट से इंडोर्स कराया गया। जुडिशरी ने तो कुछ नहीं किया ना। जुडिशरी तो सिर्फ ये कहती थी कि जनाब ठीक है, आपको एक लीगली वैलिड हम एक चीज़ देते हैं, आप उसके मुताबिक करें। वो गलतियां हुई हैं, मगर गलतियां ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ठीक की हैं। नज़रिया ज़रूरत को दफन किया 2009 में। फिर आगे जो पिछले वाले मारवाया आइन या कानून के जो जो इकदाम हुए हैं, इनको कंडेम किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप इनको आगे तो चलने देते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप देखें ना, 26th अमेंडमेंट बेसिकली जो सीनियर प्यूनेट जज है मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो नेक्स्ट हैं, उनसे इनको ये फील हो रहा है कि यार वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, डेंजरस हैं और अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं। तो मंसूर अली शाह साहब के जजमेंट्स, उनका कंडक्ट, उनकी बहुत सी चीज़ें अगर आप देखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा ही इज़ काइंड ऑफ वेरी प्रोग्रेसिव जज। बिल्कुल, वेरी। एंड ही मैंने खुद सुना है उनको जी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एनुअल डिनर में आते हुए। मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ जेम। Absolutely, so he's very technologically progressive also. Oh yes, very यानी गुड क्वालिटी ऑफ जज मैं समझता हूँ। आप उनकी बात ल्यूसिड, जामे,
मैं कहता हूँ लिटरेरी बात होती है उसकी। ही इज काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव जज। उन्होंने बारहा ओपन होके सब चीज़ों को करते हुए ये बात कही है। अब आप देखें, माय लॉर्ड जस्टिस यहिया आफरीदी साहब भी हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी भी इज काइंड ऑफ अपराइट पर्सन, एब्सोल्युटली अपराइट जज। मगर एक अच्छे जज को 26th अमेंडमेंट ने कंट्रोवर्शियल कर दिया। बिल्कुल, नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन, नो फॉल्ट ऑफ हिज, एब्सोल्युटली। वो क्या करें, वो कहाँ जाएंगे। आज सुबह हामिद खान साहब ने एक बात उनको कही कि जनाब मिस्टर जस्टिस यहिया, यू बेटर डिक्लाइन टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि या तो तारीख में आप अमर बन जाएं या तारीख में कंट्रोवर्शियल बन जाएं। अब आप मुझे बताएं, अगर ये 26th अमेंडमेंट ना होती, क्या जजेस को ऐसी कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 जजेस इस वक्त हमारी टॉप जुडिशरी के 3 जजेस एट स्टेक हैं इस वक्त। एक तो काजी फाइजा साहब चले गए, एक मुनीफ अख्तर साहब हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी साहब हैं, फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारा ये अलमिया होगा इस मुल्क का कि हमने इन तीनों को आपस में कंट्रोवर्सी में डाल दिया। एक आपस में कोशिश तो ये की गई है कि आपस में इनकी नफरतें बन जाएं। आपके सामने है, एक उम्र की अदायगी के लिए चले गए, जबकि एक इंस्टीट्यूशन के एक बहुत बड़ा हेड रिटायर्ड होने जा रहा था, उसको जो है ना फेयरवेल बेड दे के फारिग करते रिस्पेक्टफुल वे में। जो चीफ जस्टिस डेसिग्नेट होता वो खड़े होकर स्पीच कर रहा होता उनके ऑनर में। अब वो नया वाला जो चीफ जस्टिस है वो क्या ऑनर करेगा? हमने तो यहाँ पूरी डिस्कशन में वो बात हम करना रह ही गई हमारे से। सीजेपी की जो अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि जनाब के 3 सीनियर अमंग्स जजेस में से आप करें और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको करें। And some very brilliant judges, all 3 of them. But you're right, the amendment put them in controversy. Justice Mansoor Ali Shah Saab, excellent. In fact, a lot of my colleagues in the field of academia were really looking forward to it. Jab फिर भी principle of seniority was being followed pre-26th Amendment in terms of appointment of the Chief Justice of Pakistan. Everyone was looking forward to it कि भाई पाकिस्तान का judiciary का landscape बदल जाएगा इंशाल्लाह when he takes office. Technological progress, case management systems, electronic and digital management systems, digital वकालतनामा, digital updates, जैसे हमारे district court में है कराची में. And a better system than that will be implemented in the high courts as well as the Supreme Court inshallah. So of course that dream now appears to be just a dream. And then we have इनके पास वर्चुअली बाकायदा तौर पे ग्राउंड्स हैं, वर्चुअली वर्किंग है मंसूर अली शाह साहब के पास जी। ये एक अपनी स्पीच में ये बात कह रहे थे, हमें लीगल फ्रेटर्निटी वाले, मैं अपने बंदों को भी कहूँगा, हमारे यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं, वो कहती हैं कि क्या हो गया, वो भी जज है, वो भी जज है, कानून तो एक ही है, सीनियरिटी और जूनियर का प्रिंसिपल नहीं होता। तो मेरे भाई, मैं एक बात यहाँ पे कहता चलूँ, इन्होंने एक बात कही थी कि जनाब हमारे यहाँ, अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने विजनरी जज हैं मंसूर अली शाह साहब। इन्होंने एक स्पीच में ये बात कही थी कि हमें अगर क्वालिटी ऑफ द जुडिशरी इम्प्रूव करनी है ना, तो निचले लेवल पे आपने जुडिशियल क्लर्क अपॉइंट करने हैं। हर एक मजिस्ट्रेट के साथ 2 जुडिशियल क्लर्क आप लीगल एजुकेशन से, जो इस वक्त हमारे अच्छे खासे लोग निकल के आ रहे हैं, एक तो उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तरीका हो जाएगा और साथ साथ में वो इम्प्रूव भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप सुप्रीम कोर्ट में होता है। उन्होंने बाकायदा लिटरली फिगर्स मल्टीप्लाई करके दिए कि हमारे पास पाकिस्तान में इतनी अदालतें हैं, लेट्स से कि हमारे पास 2500 हैं, ये 1500 जजेस हैं, या लेट्स से कि 1200 जजेस हैं, उनके साथ 2 लोग करें, 6-6 महीने की उनको ट्रेनिंग दें, तो हर 6 महीने के बाद आपके पास 5000 लीगल माइंड ट्रेंड होकर बाहर निकल रहा है। वही लोग फिर दोबारा जुडिशरी में आएंगे, आप देखें ऑटोमेटिकली चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। बिल्कुल, दैट वाज अ काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव। फिर आपको याद होगा 2 फिंगर थ्योरी, जो नॉर्मली रेप के और जिना के केसेस में होता था, डॉक्टर्स करते थे, उसकी बुनियाद पर उन्होंने अथॉरिटेटिव जजमेंट दिया अपना। आप मुझे एक जजमेंट बता दें जिसके अंदर इन्होंने 100 मोटो एक्सरसाइज किया हो या उनके हक में हो, तो मुझे बताएं कि एक जज है, सो आपको क्या थ्रेट फील हो रही है? वो एक ऐसा आदमी, उसके लिए आप पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये नापसंद है, नहीं है। तो भाई अगर देखो, हमेशा जो जज है, जज हमेशा कभी किसी का फेवरेबल होता है, कभी किसी का नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल होता है।
मगर यू हैव टू, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की एसेंस यही है। इससे ना सिर्फ हमें बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि 26th अमेंडमेंट की सिवियरिटी इतनी है, कल हमारे ये पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट ही ज़ेर-ए-ताब आएंगे इसके। Naturally, of course, somebody will have to answer for this, and to the people, and to the future फिर उस people of वक्त इनको Pakistan. रियलाइज भी। होगा कि हम ये कर क्या बैठे हैं। जी। आपको पता है कि पार्लियामेंट, हम लोग इस वक्त रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन से पॉलिटिशियंस तो नहीं कर सकते बात, इतना ओपनली बात नहीं कर सकते। हम तो बात करेंगे कि जनाब ये है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात हो, इसके लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद की जाएगी। ये हम नहीं कहते, ये सिविल सोसाइटी कहती है, हमारी वकला क़यादत कहती है। जुडिशरी इज वन ऑफ द, इट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। जिस सोसाइटी में जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है, उस सोसाइटी की एक ट्रजेक्टरी बेहतरी की तरफ ही जाती है। जहाँ पे जुडिशरी डिटूथेड है या फिर उनके इख्तियारात उनसे ले लिए जाते हैं, वो सोसाइटी जो है वो जनरली ट्रेंड करती है टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन rather than towards any improvement. So I think that we've had quite an interesting discussion on this today, Dr. Khalid. Thank you so much for giving your expert insights and your input. I think बहुत ही extensively आपने सारे thank you Ali topics साहब, में भी माशाल्लाह study किया। You are माशाल्लाह well versed and well knowledgeable person, and we have to discuss, मैं वही बात करूँगा कि हमने वो काम करना है, वो चीज़ करनी है जो मुमलिकत खुदादाद, जो अल्लाह मियाँ का तोहफ़ा है, ये इस मुल्क के साथ हम खुदा के लिए खिलवाड़ ना करें, तजर्बाकार ना बनाएं, हम इसको हर एक चीज़ को अपने डोमेन में रहते हुए काम करें। इस वक्त हमारी जग हसाई हो रही है, इंटरनेशनली लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वी आर इन द लाइमलाइट। लोग जो बड़ी बड़ी सुर्खियां लग रही हैं इस बुनियाद के ऊपर कि कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट आ रही है, फलां चीज़ यूँ करने जा रहा है, उसको इम्प्रूव करने दें, उसको ठीक करने दें। ये लोग ही आएंगे, इंस्टीट्यूशंस तो इंस्टीट्यूशन रहेंगे, लोग चले जाएंगे, मगर इंस्टीट्यूशन बरकरार रहेगा। बिल्कुल। आज अगर आपको एक शख्स नहीं पसंद, कल को उसकी जगह दूसरा भी आ सकता है, मगर एक शख्स की पसंदीदगी और नापसंदीदगी की वजह से आप पूरे के पूरे सिस्टम को डिरेल कर दें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। जमहूरियत की खूबसूरती बर्दाश्त में है, किसी को नीचा दिखाने में नहीं है। ये इसमें आपकी भी बका है, इसमें जो है ना जुडिशरी की भी बका है, अदलिया की भी बका है। बिल्कुल ऐसा। आप ना करें ऐसा इंप्रेशन, ऐसा फीलर ना दें कि जिससे कि तारीख आपको कभी माफ़ ना करे। बिल्कुल। आज ये 26th अमेंडमेंट लिखी गई है, तो क्या ये लिखा नहीं जाएगा, ये डिस्कस नहीं होगा? पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान से बाहर आवाज़ें उठ रही हैं, लोग कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ जाएगी? कौन आएगा? ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब आप मुझे बताएं ना, बिजनेस, इकोनॉमी, हर चीज़ पे अफेक्ट करेगा। जब ये पैसेज जाएगा कि कंट्रोल्ड जुडिशरी है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के लिए तो जाता था, मुझे बताएं बाहर का फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। उनका तो ट्रस्ट ही अगर शेक हो गया तो they'll think 10 times before doing that। जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही। बट सर, वेरी कंसर्निंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट हमारी दुआ और हमारी कोशिश यही है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें हों। अल्लाह अपने बस आगे आने वाले 1-2-3 महीने बड़े डेंजरस हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का कन्फ्रंटेशन आने वाला है। तो बेहतर यही है कि जो अरबाब इख्तियार हैं इस चीज़ को रिकन्सिडर करें, उस बिल को वापस लें, समझें सिवियरिटी को, प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को। ये कॉमन परसेप्शन है जो कि आम, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इस बात पे फेयर है, हमें डर रहे हैं हम कि जनाब फिर दोबारा किसी कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस क्याओस में ना बने तब्दील हो। अल्लाह करे ऐसा ना हो। आई होप यू ऑल एंजॉयड द डिस्कशन वी हैड टुडे। डॉक्टर खालिद, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने वक्त दिया, आपने इतना प्रॉपर्ली इसको सारा तबसरा किया। Thank you so much for us. And if you have any questions, please write them in the comments, and then we will try to answer it as soon as we possibly can. आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर खालिद, अस्सलाम वालेकुम। Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone.